हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक डाइजेशन के चैप्टर से लास्ट लेक्चर है, वो डिजीज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है। वैसे तो ये जो डिज़ीज़ है इनको हम क्लिनिकल कोर्सेज़ में हम पढ़ाते हैं, जहाँ पर एक डिज़ीज़ पर हम पूरा एक लेक्चर देते हैं, लेकिन आपके एफएससी लेवल के लिए हम जस्ट एक छोटा सा रिव्यू देते हैं ताकि आपको इन डिज़ीज़ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात फराहम हो जाए। तो सबसे पहले जो डिज़ीज़ है वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या है? कभी कभी आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, बजाय ये कि कंप्लीट डाइजेशन होता। सो इनकम्प्लीट डाइजेशन इज कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया, इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसकी सिम्टम्स क्या होंगे? यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आपके पेट के अंदर से गैस भर आया हो, ठीक है, डिस्टेंडेड हूँ। जब आपके पेट के अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हों तो आपको थोड़ा सा हेवी सा फील हो रहा होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैचुलेंस। अभी एक लफ्ज़ है फ्लैचुलेंस, FLATULENCE, फ्लैचुलेंस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? फ्लैचुलेंस। The formation of gases inside your stomach is called as flatulence, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैचुलेंस। और दूसरी बात यह है कि डिस्पेप्सिया में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको सीने के यहाँ पर साइड पर आपको इस तरह लग रहा होगा जैसे जलन हो रही है, जैसे कि तेज़ मिर्ची टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो बंदा कहता है कि दिल जल रहा है मेरा। असल में वो दिल नहीं होता, जिनको दिल के करीब होता है, इसीलिए हमने इसको कहते हैं कि दिल जल रहा है। वो दिल का इसके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। आपका खुराक की जो नाली है उसके अंदर थोड़ा सा वो तेज़ाबियत आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जलन सी फील होती है। तो उसको क्या कहते हैं? हार्ट बर्न, हार्ट बर्न, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न। और साथ ही साथ वोमिटिंग भी आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे कि वोमिटिंग आ रही है, के का आना, वोमिटिंग। एक लफ्ज़ है नौसिया। बाज़ औक़ात हम नाजिया भी कहते हैं इसको, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी मजाक करने के लिए इसको नाजिया लाते हैं। ये असल में नौजिया है। तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनके बीच क्या फ़र्क है नौजिया और वोमिटिंग के बीच में? नौजिया का मतलब है कि जब आपका दिल इस तरह से ख़राब हो रहा हो, जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अभी मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन अभी तक उल्टी आई नहीं है, बस आपका सिर्फ दिल थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा महसूस करे कि अभी उल्टी आने वाली है। उल्टी आने से पहले की जो हालत है उसको नौजिया बोलते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, समथिंग लाइक करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं रही थी। लेकिन जब वो आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वोमिटिंग। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या है डिस्पेप्सिया की? कॉजेज़ या फिर रीज़न या फिर ईटियोलॉजी, ईशियोलॉजी भी इसको बोलते हैं, ईशियोलॉजी। कॉजेज़ क्या है? तो इसकी जो कॉजेज़ है वो स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा फैटी मील है ये, या समटाइम जब बहुत ज़्यादा फैटी मील बंदा खा लेता है और उसके ऊपर वॉक बजाय कि थोड़ा सा एक दो कुछ चहलकदमी करे, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर चला जाए, लेकिन बस उसी वक्त उसके ऊपर लेट जाए, खा लिया टाइट और लेटता है। अक्सर ऐसे लोग, इन कंडीशन में होता क्या है कि इनका स्टमक के अंदर, आपको मैंने डाइजेशन में पढ़ाया था कि जब आपके स्टमक के अंदर खुराक चला जाता है तो उस खुराक के साथ तेज़ाब को मिक्स किया जाता है। तो अगर आप चहलकदमी नहीं करोगे तो चांसेस है कि वो खुराक अब तेज़ाब के साथ थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मतलब उस स्फिंक्टर से ऊपर आ जाए। इसलिए आपको
थोड़ी सी यहाँ पर जलन भी फील होगी और ज़ाहिर डाइजेशन नहीं होगा इस तरह के कंडीशन में. सो दैट वाज द कॉजेज रीज़न इन ईशियोलॉजी. अब इससे बचना किस तरह से, प्रिवेंशन, आप किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो भाई अपना वेट हल्का रखिए, ठीक है, वज़न को कम से कम करें और जो फैटी फूड्स वगैरह है उससे परहेज़ करें. फैटी फूड ना लिया करें, थोड़ा सा वॉक किया करें. और इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास शामिल है एंटासिड नाम की कोई दवाई आती है. एंटासिड ऐसे दवाई को कहते हैं जो किसी तेज़ाबिक एसिडिक चीज़ों के असर को कैंसिल कर देता है. मिसाल के तौर पर अगर आपके स्टमक में तेज़ाबियत है, अगर आपके स्टमक में एसिडिटी है, तो एंटासिड में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा बेस. ठीक है, बेस यानी बेसिक सब्सटेंस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो बेसिक दवाई होती है वो जब आपके स्टमक में आ जाएंगे तो आप तेज़ाबियत को ख़त्म करें. और इस तरह की दवाई को जो तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज करे आपके स्टमक के अंदर, उसको हम कहते हैं एंटासिड. तो इसका इलाज में एंटासिड भी आ जाता है. और आप लोगों ने इनो साशे का नाम सुना होगा अक्सर, जब कभी किसी को यहाँ फील हो रहा होगा कि यार मुझे हार्ट बर्न हो रही है और उसको लग रहा है कि मेरा स्टमक का इशू है, थोड़ा सा उसको लग रहा है कि ये जगह थोड़ा सा उभरा हुआ है, जैसे हवा फिल हुआ है अंदर, तो समझे कि ये डिस्पेप्सिया की निशानी है. और ये जो साशे हर दुकान में, हर मेडिकल स्टोर मिलते हैं, इनो, वो आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है कि आपको एक ख़ास बड़े डॉक्टर के होने के लिए आपको एक बड़े डॉक्टर बनने की ज़रूरत है. इस तरह की चीज़ों को ये आपके घर में पड़ा रहना चाहिए. जब भी किसी को हार्ट बर्न का कोई इशू हो जाए तो ये आपके घर में पड़ा रहना चाहिए, ये साशे. ठीक है, मेडिकल स्टोर से आप मंगवाए, 10, 15, 20 मंगवाए, रख दीजिए, एनी टाइम आपको ज़रूरत मिलेगी. अच्छा, देन वी हैव फूड पॉइजनिंग. ये दूसरी बीमारी है. फूड पॉइजनिंग में कभी कभी आप लोग एक ऐसा खाना खा लेते हैं जो या तो उस पर 1-2 दिन गुजर गए हैं, आपको पता नहीं है कि उस पर 1-2 दिन गुजर गए, और आपने उसका स्मेल किए बग़ैर, ठीक है, स्मेल किए बग़ैर आपने, बस आपको भूख लगी है, आपको पता नहीं है, बस आपने खा लिया. टेस्टी भी है, लेकिन जब आप खा लिया तो 12 से 24 घंटे के बाद पेट में गड़बड़ स्टार्ट. ठीक है, आवाज़ें भी आ रही होती है और साथ ही साथ आपको पेट में दर्द भी हो रहा होता है. ठीक है, एब्डोमिनल पेन. ये जो एब्डोमिनल पेन है, यहाँ पर मैंने इसकी कुछ सिम्टम्स लिखे हुए. ठीक है, ये उसकी अलामात है. ये इसमें से कौन कौन से, वॉमिटिंग जैसे पहले मैंने बताया था, डायरिया, इसमें आपके पेट से पानी भी जा रहा होगा. ठीक है, लूज जो स्टूल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फिर डायरिया बोलेंगे. अगर फीसिस बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए तो उसको हम डायरिया बोलते हैं. एब्डोमिनल पेन होगा, डबल विजन, ठीक है, एक चीज़ 2 दिख रहा होगा, हेडेक होगा, डिहाइड्रेशन भी उसको होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि बॉडी से काफ़ी सारा पानी निकल जाएगा. तो ऐसे केस में आपको जब ये बीमारी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग, ख़राब किस्म का खाना खाने से, तो आपको करना क्या है. ज़ाहिर है आप इसका इलाज और ट्रीटमेंट ढूंढोगे, लेकिन हम आपको बताएंगे इसकी वजह क्या है. जैसे मैंने बाकी डिजीज़ का आपको वजह बता दिया कि ये इसका रीज़न है, तो इसका क्या रीज़न है. फूड पॉइजनिंग का जो रीज़न है ये है बैक्टीरियल टॉक्सिन इन फूड. द रीज़न, अब आप यहाँ पर हेडिंग आप क्या दे सकते हैं, कॉज, रीज़न या ईटियोलॉजी. अगर आप इधर हेडिंग दे देंगे मिसाल की तरह कॉज, रीज़न, एरियोलॉजी, तो इसका रीज़न क्या है, वो है बैक्टीरियल टॉक्सिन, जरासीम के जो जहर है, बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये जो बैक्टीरिया है ये के खाने के अंदर मौजूद है. अब ज़ाहिर है वो खाना आपने सही तरीके से पकाया नहीं होगा, या उस पर 1-2 दिन गुजर गए होंगे, उस पर जरासीम ने ग्रो किया होगा. जरासीम इतने ज़्यादा
सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा मौका दोगे, थोड़ी सी कंडीशन अच्छा मिल जाए खुराक के ऊपर, तो वो उसमें ग्रो करना शुरू करेंगे। एक जरासीम आएगा तो 20 हो जाएंगे, 20 से 40 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। बहुत कम टाइम में ये अपना आबादी बढ़ाते हैं, इसको से फूड ख़राब होता है। इस बीमारी से बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव प्रिवेंशन में आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन, और ट्रीटमेंट, इलाज। अभी तक बीमारी आई नहीं है, बीमारी आने से पहले पहले आप अपने आप को बचा सकते हैं। वो किस तरह से बचा सकते हैं कि जो खाना आप खा रहे होते हैं वो खाना फ्रेश होना चाहिए। जब फ्रेश खाना होगा, फ्रेश खाओगे तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। ये ख़ासकर कुछ ऐसे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं या जैसे चावल होते हैं जिसके अंदर जरासीम होते हैं और आपको पता नहीं, इवन अपने फ्रिज में भी रखा हुआ, बाद में आपने निकाला, खा लिया और अब उससे आपका पेट ख़राब हो गया। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि फूड पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। जब भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आपकी बॉडी से एक तो बहुत सारा पानी निकल जाता है जो अपने साथ सॉल्ट को ले जाते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है उसको भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने जिस्म को सबसे पहले पानी प्रोवाइड करें, ठीक है। उबला हुआ पानी, आम पानी नहीं, उबला हुआ पानी आप पिलाएं मरीज़ को, और साथ ही साथ उसको बाहर से सॉल्ट दे दे, क्योंकि उसका तो ज़ाया हुआ है, बाहर से सॉल्ट दे दे। बाहर से आप ऐसा ना कि अपने नमक उठाया हो। मेडिकल स्टोर में एक और साशे मिलता है ORS के नाम से, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल चूँकि मुंह से दिया जाता है, रिहाइड्रेशन पानी को दोबारा से रीस्टोर कर लेता है, सॉल्यूशन। ये किस्म का पाउडर है जिसको आप गिलास पानी में डाल देते हैं और फिर उसको पिला देते हैं पेशेंट को। या आजकल जो है, आजकल तो बिल्कुल मेडिकल स्टोर में बने बनाए हुए बॉटल्स में ये मिलते हैं ORS, आप ये दे दें। नंबर 1, ये तो सिर्फ उसके जो पानी ज़ाया है उसको रिस्टोर करेगा। अब जो जरासीम है उसको आपने किल करना है। उसको किल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा इलाज क्या है, एंटीबायोटिक ऐसे दवाई को कहते हैं जो जरासीम को किल करते हैं। मोस्ट कॉमन जो है फ्लैजिल है, ठीक है। अगर फ्लैजिल ने काम नहीं किया तो फिर हम और भी एडवांस एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन फ्लैजिल से काम चलेगा। अच्छा, देन हम आते हैं ओबेसिटी की तरफ। ओबेसिटी का मतलब क्या है? जब बंदा बहुत ज़्यादा खाता है तो बहुत ज़्यादा खाने से उसका वज़न बढ़ जाता है और पेट बाहर आ जाता है। मोस्टली इस तरह से होता है, ठीक है। उसका वज़न बढ़ जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो इससे वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाने से आपके बॉडी के अंदर जो चर्बी है, चर्बी बढ़ जाती है। चर्बी बढ़ जाने से आपके खून के अंदर चांसेस है कि कोई खून का कोई रग जो है वो बंद हो जाए और आपको उससे दिल की बीमारी हो सकती है। नंबर 1, जो भी मोटे लोग होते हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ऐसे केस में। ओबेसिटी इतना इशू खुद नहीं है जितने कि इसकी वजह से बाकी बीमारियां निकलती हैं। अगर आप एक बार ओबेस हो जाए, मोटा हो जाए, तो इतना इशू नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से बाद में बड़े बड़े डिजीज़ है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़। अब जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं शुगर पेशेंट का। तो ये एक जोड़ों का मसला आपके लिए क्रिएट करेगा। शुगर की बीमारी अलग से आएगी, दिल की बीमारी अलग से आएगी, हाइपरटेंशन अलग से आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये कि मोटे आदमी है तो आपको लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। आजकल जैसे मेल है या फीमेल है, मेल मोटा हो तो फीमेल लाइक नहीं करते, फीमेल मोटी हो तो मेल लाइक नहीं करते। वो भी एक अलग इशू है जो मोस्टली आप देखते हैं। तो बहरहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ये है कि शुरू से ही आप ऐसे खाने जो है उसको अवॉइड करेगी जिससे आपका वज़न बढ़ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं ला रहे हैं, ख्वारी नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर ऐसे खाने कम खाया करें। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा खाया करें, इतना इशू आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। और इसका इलाज आप अक्सर देखो, मोटेपन का इलाज क्या है, तो भाई कोई इस तरह दवाई नहीं है कि खा लो और आप
पतले हो जाओगे। इसका इलाज है 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तक मुसलसल रेगुलर एक्सरसाइज करके एक ख़ास किस्म का डाइट लेना है। ये पूरा का पूरा मैं इस लेक्चर में आपको नहीं बता सकता। इसका ऊपर एक बाकायदा लेक्चर आना चाहिए जिसमें आपको बताया कि किस तरह आपने पतला होना है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये कौन सी बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई फीमेल इस सोच में खाना छोड़ देती है कि ऐसा ना हो मैं मोटी हो जाऊं। किस्म का ब्रेन का प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है। वो सोच रही है मैं ऐसा नहीं, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटी हो गई फिर क्या होगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, नो नो नो। इस तरह सोचते सोचते वो बिल्कुल खाना छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल 0% खाना खा ही नहीं लेते हैं। और ये फीमेल इतने, ये ख़ास कर बिटवीन 12 to 20 ईयर्स, 12 से 20 साल के दरमियान जो फीमेल होते हैं उनमें अक्सर ये मसला आता है और वो खाना छोड़ देते, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से इनका जिस्म सही मानों में बालिग भी नहीं हो पाता और जो इनके अंदर एक खसूसियात होती है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल का एक थिंकिंग होता है, वो उसके अंदर फिर नहीं आता। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है, बच्चों जैसी बन जाती है। ठीक है, उसका थिंकिंग सार उस तरफ चला जाता है। तो शी कांट बिकम वेल मैच्योर। इसका इलाज 1 साल, 2 साल, 3 साल, बल्कि 3 साल से भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल जो है, जिस तरह इसका सोच ख़राब हुआ था कि खाना नहीं खाना है, इसी तरह इसके सोच को वापस हमने रिवर्स करना है। ठीक है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो डेफिनेशन मैंने लिखा नहीं है, डेफिनेशन क्या है कि किसी फीमेल का कि जिस्म का पतला हो जाना इस खौफ से कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं और वो खाना छोड़ देती है। पाइल्स एंड हेमोराइड्स। पाइल्स क्या है, हेमोराइड्स ये एक ही नाम है। ठीक है, इसको कॉमनली पाइल के हेमोराइड्स जो है ना उसका मेडिकल वर्ड है। पाइल्स या हेमोराइड्स में क्या होता है कि जो एनस हमने सुना था, ये मतलब आ रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर शुरू हुआ था रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ पर क्या था, एनस था। ठीक है, ये हमारे पास था एनस। एनस के अंदर कुछ खून की रगें होती हैं जो आमतौर पर वो रगें मतलब इतनी सी रगें होती हैं, लेकिन वो जो रगें होती है वो डायलेट हो जाती है, फिल हो जाती है, ऐसे उभरे हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, और बारीक की तरह थोड़े से फूल जाते हैं वो खून की रगें, और ये इतने नाजुक हो जाते हैं कि जब यहाँ से फीसिस आ रहा होता है, फीसिस जब ये फीसिस इधर से निकल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस खून की रगों को फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से खून बाहर आ रहा होता है। फीसिस के साथ खून भी बाहर आता है, काफ़ी तकलीफदह कंडीशन होती है। सो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमोराइड्स कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इसके पेट के अंदर दाने निकले हुए, हम कॉमन अल्फाज में इस तरह कहते हैं। हालांकि ये सारा का सारा एनस का मसला है, एनस के अंदर खून की रगें जो है वो फूल जाती है। ये अक्सर औकात ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से इस तरह होता है, और जो लोग बहुत अक्सर औकात कब्ज़ में मुब्तला होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, जो लोग ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला होते हैं उनका ये इशू रहता है। और ऐसे केस में पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि आप सख्त जगहों पर मत बैठा करें, नरम जगहों पर बैठा करें और एक्सरसाइज किया करें, और कभी भी अपने आप को कब्ज़ तक मत छोड़ना कि आप कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ठीक है, आप इस तरह का खाना खाया करें कि आपके पेट से फीसेस आराम से और आसानी से निकलता जाए, जैसे कि इस्बगोल छिलका है और सिट्रस फ्रूट है, इसके खाने से आपको कब्ज़ नहीं होएगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं मास्टर माइंड डिजीज़। मास्टर माइंड डिजीज़ जो है लास्ट डिजीज़ है हमारा, और ये जो है ये है अल्सर। ये लास्ट डिजीज़ हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं।
अल्सर, इसके साथ कभी आपको लफ्ज़ मिलेगा गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो अल्सर है क्या चीज़, आपका यहाँ पर मैं स्टमक का डायग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। ये है स्टमक का डायग्राम। स्टमक का ये जो दीवार है ये काफ़ी मोटा है, हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने इसको पढ़ा था कि स्टमक का जो वॉल है वो उसके अंदर लेयर्स हैं, अगर आपको याद हो, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, 3 लेयर्स, सेरोसा, इतने सारे लेयर्स होते हैं। जब आपके स्टमक के अंदर या आपके इंटेस्टाइन के अंदर, देखिए ये कौन सा जगह था, ये इंटेस्टाइन था और ड्यूडेनम था। जब आपके स्टमक के अंदर पेन हो, सोर, SORE, सोर, या यहाँ पर पेन हो, तो ये जो पेन है इन स्टमक और इन ड्यूडेनम, दैट इज कॉल्ड अल्सर। एक सादा सा डेफिनेशन है, अल्सर का डेफिनेशन है पेन इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। इसकी रीज़न हम तलाश करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। इसका जो बेस्ट रीज़न है वो क्या है कि आपके स्टमक के अंदर क्या है, तेज़ाब है, HCl है, और साथ साथ यहाँ पर इंजाइम भी है, इंजाइम, ठीक है, पेप्सिन इंजाइम भी है। हमने ये भी पढ़ा था कि आपके स्टमक को अंदर से एक केमिकल सब्सटेंस ने इसको कवर किया हुआ है, म्यूकस ने, ठीक है। तो ये रहा वो पर्दा जो मैं आपके लिए इससे लिखूँगा, स्टमक को अंदर से एक और हिफाजती पर्दे ने कवर किया। उस हिफाजती पर्दे का नाम क्या है, म्यूकस। कई रीज़न होते हैं जिसमें ये जो पर्दा, म्यूकस का जो पर्दा होता है, ये नहीं होता, ये कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये म्यूकस नहीं रहता, अब इस पर्दे के पीछे क्या है, स्टमक का दीवार है। स्टमक का दीवार तो खुद प्रोटीन का भी बना हुआ है। तो ये जो स्टमक का दीवार है, इसके ऊपर क्या होगा कि जो इंजाइम, आपको पता है इंजाइम कहाँ से निकल रहे हैं, इंजाइम भी तो इसी दीवार से निकल रहे हैं। तो जब ये इंजाइम यहाँ से निकल रहे होते हैं, एक तो ये इलाका सारे तेज़ाब के लिए एक्सपोज हो जाएगा। पहले तेज़ाब था, लेकिन तेज़ाब इस दीवार तक पहुँच ही नहीं सकता था क्योंकि उसके सामने ये पर्दा था म्यूकस का। अब ये HCl जाकर क्या करेगा, इस वॉल को जो है ख़राब करना शुरू कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंजाइम है, इंजाइम आकर इस दीवार को खाना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इंजाइम के लिए तो अभी ये बिल्कुल एक फूड है। इंजाइम के लिए तो अभी ये एक फूड है, उसको खाना है। पहले नहीं था, पहले इसके ऊपर यहाँ पर पर्दा था। तो इंजाइम जब इसको खाना शुरू कर देगा तो इस मैदे के अंदर की दीवार की तरफ छोटा सा खड्डा बन जाएगा, दर्द होता रहेगा, दर्द फील होता रहेगा, और ये खड्डा अंदर की तरफ और जाता हुआ इस तरह से खड्डा बनेगा। समटाइम ये बिल्कुल सुराख बना लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अल्सर। और याद रखिए, इंजाइम और HCl के साथ साथ इस केस में एक और चीज़ भी है जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जो इस प्रोसेस को तेज़ करते हैं, वो है बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, जिसको हम शॉर्टकट में H पाइलोरी बोलते हैं। और H पाइलोरी एक बहुत बड़ा मशहूर टेस्ट भी है जिसे हम लोग लेबॉर्ट्री में करते हैं। जब किसी को स्टमक का मसला तो हम बोलते जाओ H पाइलोरी टेस्ट कर दे। वो जो है वो असल में इस बैक्टीरिया का टेस्ट है, हेलिकोबैक्टीरियम, ये टेस्ट के लिए। सो ये था कॉज। ये इस अल्सर को, और कौन कौन सी चीज़ें इस अल्सर को प्रमोट करते हैं, तो इसमें भी स्मोकिंग आ रहा है, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जो लोग कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनका भी ये मसला होता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात अगर किसी बंदे का कहते हैं यार सब कुछ ठीक ठाक है, जब भी मैं परेशान होता हूँ तो स्टमक में, परेशानी और स्टमक भी एक परेशानी आपके बॉडी के साथ कई जगहों के साथ लिंक है। परेशानी, स्ट्रेस आपके स्टमक के साथ भी लिंक है। तो जब आप स्ट्रेस ज़्यादा करोगे तो उसका असर आपके स्टमक पर भी आएगा। तो ऐसे केस में
आप सबसे पहले स्मोकिंग उस पर बंद कर दें, ठीक है। अल्कोहल, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल आप इस पे वो बंद कर दें, स्ट्रेस पे वो बंद कर दें। साथ एक और चीज़ भी है जो लोगों का स्टमक को बर्बाद कर देते हैं, वो है एक ख़ास किस्म का दर्द वाली दवाई खाना। दर्द वाली दवाई में से एक बड़ा मशहूर दवाई है एस्प्रीन या फिर ये कैफ्लाम के नाम से, जो लोग कॉमन लोग सब लोग मेडिकल, जब भी उसको कोई पेन हो बॉडी में तो वो जाकर लेते हैं कैफ्लाम। दर्द की एक दवाई है, डिक्लोफेनेक सोडियम। तो ये जो दवाई है इनको बोलते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स आपके दर्द को तो ठीक कर देगा, पाँव के, अपने लेग के लिए लिया हुआ है, कमर के लिए लिया हुआ है, लेकिन ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ किया तो ये आपके स्टमक को अंदर से, ये जो म्यूकस है उस म्यूकस को ख़राब कर देता है। तो अल्सर में इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए इससे बचने का तरीका क्या है कि आप मरीज़ से पूछे कि अगर आपको स्टमक का कोई केस तो नहीं है, अगर केस है तो उसको बोलो कि आप एस्प्रिन मत लिया करें। जिस पेशेंट को थोड़ा सा मसला है उसको बोलो कि आप कैफ्लाम मत लिया करें। और ड्रग्स हैं जो आपके दर्द को ठीक करेगा, लेकिन ये आप मत लिया करें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका इलाज क्या है। इसके इलाज के लिए देखिए, यहाँ से मैंने बताया था HCl है, तो तेज़ाब के असर को ख़त्म करने के लिए हम इसका इलाज क्या करते हैं, एंटासिड, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये किस्म का एंटासिड है, वो आप लोग ले लें। एक तो ये हो गया। और एसिड, एक और दवाई भी है जो एसिड को कम कर देते हैं, वो है PPI के नाम से। PPI ये फार्मासिस्ट के लिए के लैंग्वेज में इनको कहा जाता है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। उनमें एक दवाई है ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल, ये बहुत मशहूर है, ठीक है। ये भी तकरीबन हर घर में रखा होता है ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल। वो जो है वो क्या करेगा, PPI, ये भी आपके तेज़ाब को कम कर देगा। और हमें ये भी पता है कि अक्सर औकात अल्सर में जरासीम का भी किरदार है, तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, एंटीबायोटिक। तो 2 से 3 किस्म के ड्रग्स हम लोग देते हैं अल्सर के पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से आपका अल्सर डिजीज़ भी हो गया। इसके साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस वक्त डाइजेशन का ये मुकम्मल हो गया। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।